यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। बच्चों, आपके लिए मैं लेकर आया हूँ नागरिक शास्त्र का गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, जो कि आपका कल पेपर है। आज मैं पेपर मैंने बहुत ही जगह से एनालिसिस करके इस पेपर को बनाया है और ये गेस्ट पेपर आपको एग्ज़ाम में 95+ मार्क्स दिलाने की गारंटी देता है अगर आपने पूरा पेपर पढ़ लिया। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं कि आपको पता होगा कि समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को सिर्फ प्रश्न पत्र क्या है आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के लिए निर्धारित है, उसमें आप ध्यान से प्रश्न पत्रों को पढ़िए और देखिए आपको कौन कौन सा पेपर आ रहा है, प्रश्न आ रहे हैं, उनको टिक कर लीजिए कि हमको ये करना है एग्जाम में। निर्देश दिया हुआ है, सामान्य निर्देश आपको पता होगा, मैं जल्दी जल्दी निर्देश पढ़ के आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिया होगा। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रश्न संख्या 11 से 20 के अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। 1 से 20 तक अतिलघु प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों यानी कि एक वाक्य में देना है, ज़्यादा इसमें आपको लिपापोती नहीं करनी है। प्रश्न संख्या 21 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, जिनका प्रत्येक उत्तर 50 शब्दों में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। फिर आप यहाँ पे देख लीजिए कि प्रश्न संख्या 27 से 30 तक का लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो फिर से आपको 27 से 30 तक का भी लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे शब्दों की संख्या बढ़ाई गई है। यहाँ पे शब्दों की सीमा 100 से 125 शब्दों में देना है। फिर बच्चों, प्रश्न संख्या 31 से 32 में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 250 शब्दों में देना है। बच्चों, ये पेपर बहुत ही एनालिसिस करके बनाया गया है। इस पेपर को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, कल ही आपका एग्जाम है और यहाँ पे मैंने पूरा पेपर आंसर के साथ हल करके आपको यहाँ पे पढ़ाया है। तो आप ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आपको नोट डाउन कॉपी में नहीं करना है। पहला प्रश्न यही है कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत आसान है। 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। सिर्फ यहाँ पे सन पूछा गया, तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लेंगे, 1945। शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है। तो बिल्कुल शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक होता है बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। तो 1961 में बनाई गई। सारे रिपीटेड प्रश्न लिए गए यहाँ पे। सोनी, होंडा और सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड किस देश से संबंध रखते हैं। तो बिल्कुल ये जापान के हैं। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या दक्षिण एशियाई देशों में रहती है। तो 25%, 25.29 होता है प्रतिशत जो है दक्षिण एशियाओं में विश्व की कुल जनसंख्या निवास करती है। निर्धारित डेटा यही है और यहाँ पे 25% आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी कहलाता है। तो सुरक्षा परिषद कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र की कुंजी सुरक्षा परिषद कहलाता है। निम्नलिखित सुरक्षा का अर्थ है। निम्न में से सुरक्षा का अर्थ है, तो सुरक्षा का अर्थ होता है स्वतंत्रता से आज़ादी, समान नहीं, खतरे से आज़ादी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बर्ड फ्लू रोग से प्रभावित होने वाला प्रधान जीव मुर्गी है। अविभाजित भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। तो 565 देशी रियासतें थीं। वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। तो ये बहुआयामी अवधारणा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है। तो बहुआयामी अवधारणा है। फिर बच्चों आ जाएंगे यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका आपको 10 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है, एक वाक्य में। महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। तो नाथूराम गोडसे था। वह हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित था और उसने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। सारे रिपीटेड प्रश्न हैं जिन सबको याद कर लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। फिर बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 1917 को पदभार ग्रहण किया था। फिर बच्चों यहाँ पे देखेंगे 1978 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था। तो 1978 में भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। उन्हें 1977 में भारत का 6ठा राष्ट्रपति चुना गया था और उनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक चला। वामपंथ क्या है। तो वामपंथ एक राजनीतिक विचारधारा जो सामाजिक समानता और आर्थिक न्याय और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देती है। अमेरिका ने इराक पर हमला कब किया था। तो अमेरिका ने इराक पर 20 मार्च 2003 को हमला किया था, जिसे इराक युद्ध या ऑपरेशन इराकी फ्रीडम कहा जाता है। दक्षिण एशिया किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखना है। तो बिल्कुल भारत और पाकिस्तान। नेपाल गणतंत्र कब बना। तो नेपाल 28 मई 2008 को गणतंत्र बना। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 ईस्वी तक था। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। 1951 से 1956 तक। अब पंचवर्षीय योजना किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों। नीति आयोग में कन्वर्ट हो गई है। गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी सैन्य या राजनीतिक गुट का हिस्सा न बनकर स्वतंत्र और तटस्थ नीति अपनाना।
विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से दूरी बनाए रखना। फिर पहला वाला लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 50 शब्दों में बताना है और इसके बाद फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा जिसका उत्तर 100 से 125 शब्दों में आपको बताना है। पहला प्रश्न ये आता है कि संपूर्ण क्रांति पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। तो संपूर्ण क्रांति भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसे जयप्रकाश नारायण ने 1974 में शुरू किया। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी और सरकारी दमन के खिलाफ जनता को जागरूक करना था। यह आंदोलन खासतौर पर छात्रों, युवाओं और समाज के अन्य वर्गों में प्रचलित हुआ। फिर बच्चों है, भारतीय जनसंघ की विचारधारा क्या थी? तो भारतीय जनसंघ की विचारधारा राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और हिंदू एकता पर आधारित थी। यह पार्टी भारतीय संस्कृति और धर्म को प्रोत्साहित करती थी। साथ ही यह सरकारी हस्तक्षेप को कम करने और भारतीय समाज की पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने की पक्षधर थी। भारतीय जनसंघ ने समाज और धर्मनिरपेक्षता के बजाय राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी और भारतीय समाज में एकता का आह्वान किया। फिर बच्चों यहाँ पे हरित क्रांति क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित क्रांति बहुत पूछा जाता है। तो हरित क्रांति एक कृषि आंदोलन था जो 1960 के दशक में भारत में हुआ। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था, खासकर अनाज और पैदावार। इसमें उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग किया गया। इसके परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल की उत्पादकता में वृद्धि हुई जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। हालांकि इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव भी हुए। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को स्पष्ट कीजिए। तो 1968 में परमाणु अप्रसार संधि, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटी, एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, परमाणु युद्ध के खतरे को कम करना और परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना था। इस संधि में हस्ताक्षर करने वाले देश परमाणु हथियारों को फैलाने से रोकने, हथियारों के सीमित निर्माण और परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुए। संधि का उद्देश्य वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रमुख कार्य क्या है? वित्तीय सहायता। पहला कार्य इसका वित्तीय सहायता करना, सदस्य देशों को ऋण प्रदान करना, खासकर उन देशों को जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे होते हैं। मूल्य स्थिरता, वैश्विक स्तर पर मुद्रा विनिमय दरों को स्थिर करना और व्यापारिक असंतुलन को नियंत्रित करना। आर्थिक परामर्श, सदस्य देशों को आर्थिक नीतियों पर सलाह देना और आर्थिक सुधारों के लिए मार्गदर्शन करना। संरचनात्मक सुधार, विकासशील देशों को संरचनात्मक सुधार के लिए सहायता प्रदान करना। आर्थिक निगरानी, वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक स्थिति पर नजर रखना और रिपोर्ट तैयार करना। पृथ्वी सम्मेलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, बिल्कुल ये याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज का भी क्वेश्चन बनता है बच्चों। रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया पर्यावरणीय संकटों और सतत विकास के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसमें 1978 देशों ने हिस्सा लिया और विश्व पर्यावरण पर मानवता के प्रभाव को संबोधित करने के लिए रियो घोषणा को अपनाया। फिर यहाँ पे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जिसका उत्तर 100 से 125 शब्दों में देना है। भाई आप किस आधार पर कह सकते हैं कि वैश्वीकरण भारत के हित में है? तो वैश्वीकरण भारत के हित में है क्योंकि यह आर्थिक विकास, राजनीतिक उन्नति और रोजगार सृजन को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण से भारतीय बाजारों में विदेशी निवेश आता है जो स्थानीय उद्योगों को सशक्त करता है और उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का अवसर मिलता है जिससे उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा वैश्वीकरण से उच्च तकनीकी शिक्षा और नवाचार का प्रसार होता है जो भारतीय युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इसके साथ ही वैश्वीकरण से सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ता है जिससे भारत को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर वैश्वीकरण भारत के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए लाभकारी है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि शीत युद्ध की समाप्ति के क्या कारण थे? तो शीत युद्ध की समाप्ति के प्रमुख कारण में सोवियत संघ की आंतरिक समस्याएं, आर्थिक संकट और नेतृत्व परिवर्तन शामिल थे। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव के सत्ते में आने के बाद ग्लासनोस्त यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण जैसे सुधारों ने सोवियत समाज को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाए। इसके अलावा पश्चिमी देशों के साथ शांति की ओर बढ़ते संबंध, जैसे कि 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को घटाने पर समझौता, शीत युद्ध के अंत में योगदान करता थे। साथ ही 1989 में पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट शासन का पतन और बर्लिन दीवार का गिरना सोवियत संघ के प्रभाव क्षेत्र को कम होने के संकेत थे। इन सब ने शीत युद्ध के अंत को सुनिश्चित किया और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ।
फिर बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र में दलित पैंथर्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो दलित पैंथर्स एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था जिसकी स्थापना 1970 के दशक में महाराष्ट्र में हुई। इसका उद्देश्य दलितों के अधिकारों की रक्षा करना, उनके खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को समाप्त करना और उन्हें सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना था। दलित पैंथर्स ने बर्बर जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और इसके माध्यम से दलितों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी। वे जुलूस, प्रदर्शन और सशक्त आंदोलन के माध्यम से समाज में जातिवाद की बुराइयों के खिलाफ एक जागरूकता फैलाने में सफल रहे। इस आंदोलन ने संविधान की प्रमुख धाराओं को लागू करने के लिए दबाव डाला और महाराष्ट्र में दलितों की स्थिति को सुधारने के प्रयास किए। दलित पैंथर्स ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न देखेंगे, नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे भी लघु उत्तरीय प्रश्न 100 से 125 शब्दों में आपको उत्तर ये देना है। तो नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त करना था। यह आंदोलन 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी क्षेत्र में शुरू हुआ और मुख्य रूप से शहरी और ग्रामीण गरीबों, किसानों और श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए था। नक्सलवादियों का मानना था कि शोषण और गरीबी को खत्म करने के लिए क्रांति आवश्यक है। उनका उद्देश्य था कि किसानों की जमीनों को वापस उनकी हकदारी में लाया जाए और श्रमिकों को उनके श्रम का उचित मूल्य मिले। नक्सलवादी आंदोलन के तहत हिंसात्मक संघर्षों और सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को समाजवाद स्थापित करने के लिए दबाव डाला गया। इसके साथ ही नक्सलवादियों का उद्देश्य भारतीय राजनीतियों में एक प्रतिकारक बदलाव लाना था। फिर बच्चों यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 250 शब्दों में, यहाँ पे मैंने शब्दों की संख्या 300 शब्द कर दिए हैं, या उससे ज़्यादा 350 भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 250 शब्द ही लिखने हैं। यहाँ पे देखिए आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे आपको ऑप्शन मिलेगा। पहला प्रश्न यही है 31 नंबर का, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन का उद्देश्य एवं इसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए अथवा भारत पाक संबंध का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे उत्तर जो मैंने लिया है भारत पाक संबंध का पर एक लेख लिखा है या उनके विस्तार का वर्णन किया है। ठीक है, तो एक विस्तृत विवेचना, भारत पाकिस्तान संबंध एक विस्तृत विवेचना, ऐसी हेडिंग डाल करके आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। एक तरीके से निबंधात्मक प्रश्न है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे कि भारत और पाकिस्तान का संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत जटिल रहा है। 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक अलग देश बना। तभी से दोनों देशों के संबंध संघर्ष और सहयोग के मिश्रण से भरे रहे हैं। विभाजन और प्रारंभिक संबंध क्या रहा है? तो भारत पाकिस्तान विभाजन अत्यंत हिंसक था, जिसमें लाखों लोगों की जान गई और करोड़ों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। ये विभाजन की एक दर्दनाक घटना थी। विभाजन के तुरंत बाद ही दोनों देशों के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध 1947 से 48 में हुआ। इस युद्ध के बाद कश्मीर दो भागों में बंट गया, एक भाग भारत के पास और दूसरा पाकिस्तान के पास रहा। युद्ध और तनाव तो देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 3 बड़े युद्ध हुए हैं। 47 में हुआ, 1947, 1965, 1971 में हो चुके हैं, जिसमें 1971 का युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता का कारण बना था। इसके अतिरिक्त 1999 में कारगिल युद्ध भी हुआ। दोनों देशों के बीच सीमा पर कई बार संघर्ष होते रहे, जिनमें आतंकवाद भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। फिर बच्चों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, फिर शांति प्रयास और कूटनीतिक संबंध क्या प्रयास किए गए। तो दोनों देशों ने कई बार संबंध सुधारने का प्रयास किया, जैसे कि 1972 में शिमला समझौता हुआ, 1999 में लाहौर बस यात्रा, 2003 में युद्ध विराम समझौता भी हुआ। लेकिन आतंकवाद घटनाओं जैसे कि 2008 में मुंबई हमले के कारण संबंध फिर खराब हो गए। फिर वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो हाल के वर्षों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। पुलवामा हमले 2019 और बालाकोट हवाई हमले के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। हालांकि खेल, व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल के माध्यम से संबंधों को सुधारने का प्रयास जारी है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे बच्चों कि भारत पाकिस्तान संबंधों में तनाव और सहयोग दोनों देखने को मिले हैं। जब तक आपसी विश्वास और बातचीत को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक स्थायी शांति की संभावना मुश्किल बनी रहेगी, तनाव चलता रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है कि बच्चों भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखना है। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप दूसरा ऑप्शन का प्रश्न चुन सकते हैं, भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए नेहरू ने किन किन तरीकों का प्रयोग किया। तो भारत में गठबंधन सरकारें पर आपको यहाँ पे लेख लिखना है, निबंध लिखना है। तो यहाँ पे गठबंधन सरकारों पे मैंने निबंध लिखा है। तो सबसे पहले भूमिका डालेंगे, और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ संसदीय प्रणाली के तहत सरकार का गठन किया जाता है।
स्वतंत्रता के बाद से भारत में अधिकांश समय एक दलीय बहुमत वाली सरकारें बनी, लेकिन 1989 के बाद गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ। गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यह प्रणाली भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आई है। गठबंधन सरकारों का उदय। भारत में गठबंधन सरकारों का आरंभ 1977 में जनता पार्टी की सरकार से हुआ, लेकिन इसका स्थायी रूप 1989 के बाद देखने को मिला। 1989 में जब कांग्रेस बहुमत से दूर रही तब राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, जिसे बाहरी समर्थन भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों से मिला। इसके बाद 1990 के दशक में लगातार गठबंधन सरकारें बनी, जैसे कि संयुक्त मोर्चा सरकार 1996 से 98 तक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए तथा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीओ की सरकारें। गठबंधन सरकार के कारण तो क्या रहे हैं कारण भाई? तो क्षेत्रीय दलों का उदय। क्षेत्रीय दलों की शक्ति बढ़ने से राष्ट्रीय दलों को उनके समर्थन की आवश्यकता पड़ी। राजनीतिक विविधता के कारण। भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न राज्यों और समुदायों की अलग अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं होती हैं। किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न मिलना। कई बार चुनावों में किसी भी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, जिससे गठबंधन सरकारें बनाने की आवश्यकता पड़ती है। गठबंधन सरकारों के लाभ, सहयोग और संतुलन। गठबंधन सरकारें विभिन्न दलों को साथ लेकर चलती, जिससे लोकतंत्र में समावेशिता बनी रहती है। क्षेत्रीय विकास की बात करें तो क्षेत्रीय दलों के शामिल होने से उनके राज्यों को अधिक महत्व मिलता है, जिससे संतुलन विकास संभव होता है। तानाशाही प्रवृत्ति पर रोक। बहुदलीय सरकार में किसी एक दल की तानाशाही नहीं चल सकती, जिससे सत्ता का दुरुपयोग कम होता है और गठबंधन सरकारों की सत्ता का दुरुपयोग कम होता है। फिर अगला यहाँ पे हेडिंग आ जाएगा बच्चों, गठबंधन सरकारों की चुनौतियां। तो क्या चुनौतियां हैं? अस्थिरता। गठबंधन सरकारें अक्सर अस्थिर होती हैं क्योंकि छोटे दल समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा सकते हैं। नीतिगत निर्णयों में बाधा। विभिन्न विचारधाराओं वाले दल एक साथ होने के कारण निर्णय लेने में देरी होती है। फिर है दबाव की राजनीति। छोटे दल अपनी शर्तों पर सरकार से लाभ लेने की कोशिश करते हैं, जिससे नीतिगत असंतुलन हो सकता है। भारत में प्रमुख गठबंधन सरकारें कौन हैं? तो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 1989 से 90 में। यह सरकार पीवी सिंह के नेतृत्व में बनी, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई। संयुक्त मोर्चा सरकार की बात करें तो 1996 से 98 तक रही। एचडी देवगौड़ा और आई के गुजराल के नेतृत्व में बनी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के कारण गिर गई। फिर एनडीए सरकार 1998 से 2000, फिर 2014 और वर्तमान अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। फिर यूपीए सरकार की बात करें तो 2004 से 14 मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी। फिर बच्चों यहाँ पे निष्कर्ष में क्या लिखेंगे कि गठबंधन सरकारें भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि यह स्थिरता और राजनीति सौदेबाजी से प्रभावित हो सकती है, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों का मजबूत करती हैं। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में गठबंधन सरकार की भूमिका भविष्य में बनी रहेगी, लेकिन इनके सफल संचालन के लिए आपसी समन्वय और राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक होगा। तो बच्चों, इस प्रकार मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया और सारे प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप इनको पढ़ लीजिए और अच्छे से सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। अभी आपको एक मॉडल पेपर मैं आपको और दूंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी आप पूरा देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।